हेलो एवरीवन, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज चर्चा का मुद्दा है दिल्ली सेवा बिल, सीएम पर भारी क्यों एलजी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख एक्सप्रेस व्यू ऑन दिल्ली सर्विसेज बिल अ सेल्फ गोल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री विवाद नया नहीं है। इसकी आए दिन गाहे बगाहे चर्चा होती ही रहती है, लेकिन अब इसमें एक नया मुद्दा जुड़ गया है। दरअसल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सर्विसेज बिल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पारित हो गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही ये विधेयक कानून बन जाएगा। ये विधेयक दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, तो वहीं विपक्ष का मानना है कि ये उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी करता है। ये विधेयक लोकतंत्र के त्रिस्तरीय जवाबदेह श्रृंखला का भी विरोधी है। कई विशेषज्ञ इसे संघवादी प्रवृत्ति के भी विरुद्ध बता रहे हैं, जबकि केंद्र के पास इन सारे आरोपों के खंडन के अपने तर्क हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस विधेयक के क्या प्रावधान हैं और इन प्रावधानों को लेकर क्या वाद विवाद हैं, और इस वाद विवाद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्या कहते हैं। साथ ही इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि दिल्ली में अब सुप्रीम कौन है, सरकार या उपराज्यपाल। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन सबसे पहले इस विवाद की पृष्ठभूमि को जरा समझ लेते हैं। ये विवाद शुरू होता है 2015 से, जब केंद्र सरकार ने एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर उपराज्यपाल के नियंत्रण की अधिसूचना जारी की। इससे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई के चलते भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 4 दौर तक की मुकदमेबाजी चल चुकी है, लेकिन विवाद जस का तस है। 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार का अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बरकरार रखा था। लेकिन इससे विवाद का अंत नहीं हुआ, बल्कि केंद्र ने कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ नया हलफनामा दायर किया। वहीं कुछ दिनों के अंदर ही एक अध्यादेश पारित कर कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन कानून 2023 मई में जारी किए गए इसी अध्यादेश का स्थान लेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके क्या प्रावधान हैं। तो बिल में अध्यादेश की विवादास्पद धारा 3A को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा का संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत शामिल सेवाओं पर नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन ये उपराज्यपाल या एलजी को सशक्त बनाता है और उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम प्राधिकारी बनाता है। ये उपराज्यपाल को बोर्डों और आयोगों के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार देता है। विधेयक एनसीसीएसए यानी राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण निर्माण की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जो सभी समूह ए अधिकारियों इंडियन पुलिस सर्विस को छोड़कर और दिल्ली सरकार में कार्यरत दानिक्स यानी दिल्ली अंडमान लक्षद्वीप दादर सिविल सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश के लिए जिम्मेदार होगा। एनसीसीएसए की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, जो प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव सदस्य के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव सदस्य सचिव होंगे। एनसीसीएसए के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, वैधानिक निकाय या पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति संसद के किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति के पास होगी, जबकि दिल्ली विधानमंडल के किसी भी कानून के लिए ये सभी अधिकार एलजी के पास होंगे। विधेयक के अनुसार केवल प्रशासनिक महत्व के मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक मानते हों, उन्हें कोई भी आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं है।
तो चलिए अब प्रावधान के बाद जानते हैं कि दिल्ली में शक्ति के केंद्र को कैसे बदलने जा रहा है। दरअसल दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने से दिल्ली के शासन के भीतर शक्ति की गतिशीलता बदल जाएगी। वहीं इसके अतिरिक्त इससे एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव और असहमति भी बढ़ेगी। विधेयक के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र के नियंत्रण में होगी, क्योंकि इस विधेयक के तहत एलजी यानी उपराज्यपाल के पास नौकरशाही पर अधिक अधिकार होंगे। एलजी के पास अधिकार होगा कि वो दिल्ली सरकार की सहमति या सलाह की आवश्यकता के बिना अधिकारियों को नियुक्त कर सके, स्थानांतरित कर सके और पदस्थापित कर सके। एलजी के पास इन अधिकारियों के आचरण की जांच करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी शक्ति होगी। हालांकि दिल्ली सरकार एलजी के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेगी, लेकिन अंतिम फैसला एलजी का ही होगा। वहीं एनसीसी-एसए के निर्णय भी बहुमत पर आधारित होंगे। निकाय में 2 सदस्य केंद्र से हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों को खारिज करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एलजी के पास एनसीसी-एसए की सिफारिशों को मंजूरी देने या पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार होगा, तो वहीं मतभेद पर एलजी का फैसला ही एनसीसी-एसए पर लागू होगा। ऐसे में इस विधेयक से एलजी को कई मामलों पर अपने विवेक प्रयोग का एक छत्र अधिकार मिलता है। उनमें दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर के मामले भी शामिल हैं। ये कानून दिल्ली में शांति को प्रभावित करने वाले केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ दिल्ली सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले और उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के मामले पर एलजी को अंतिम निर्णय की शक्ति देता है। विधेयक द्वारा विधानसभा के आह्वान, सत्रावसान और विघटन जैसे मामलों पर भी एलजी को अंतिम शक्ति दी गई है। विधेयक विभाग के सचिवों को संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना मामले को एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास ले जाने की अनुमति भी देता है। तो इससे साफ है कि ये विधेयक एलजी को शक्ति का केंद्र बनाता है, जबकि दिल्ली सरकार की शक्ति को सीमित करता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बिल पेश करते हुए तर्क दिया कि दिल्ली ना ही राज्य है और ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, बल्कि इसकी स्थिति अलग है और ये संघ का ही विस्तार है। ऐसे में विधेयक न्यायोचित है और ये सच है कि भारत की संघीय संवैधानिक योजना में दिल्ली की स्थिति ठीक ठाक नहीं बताई गई है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए को जोड़ने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अनोखा दर्जा मिलता है। भारत के संविधान में विशेष शासन व्यवस्थाओं के कई उदाहरण हैं जो संघीय इकाइयों के साथ एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हैं, जैसे अनुच्छेद 371 के तहत कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। दिल्ली की स्थिति को भी हमें ऐसे ही समझने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 239 ए 3 के तहत दिल्ली विधानसभा को संवैधानिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। ऐसे में सेवाओं पर दिल्ली सरकार के ऊपर उपराज्यपाल या केंद्र के अधिकार को स्वीकृति दिल्ली के संवैधानिक स्थिति के खिलाफ है। वहीं सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण नौकरशाही के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि अनिवार्य शक्तियां नौकरशाही के पास होती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ नीति तैयार करते हैं, जबकि उसे आकार देने और उन्हें लागू करने के लिए नौकरशाह जिम्मेदार हैं। इसलिए ये प्रश्न अहम हो जाता है कि सेवाएं किसके प्रति उत्तरदायी हैं। अब ऐसे में अगर नौकरशाही पर ही निर्वाचित सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो सरकार अपनी नीतियों का कार्यान्वयन किस प्रकार करेगी? विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार की शक्ति को छीनना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। एक निर्वाचित सरकार के ऊपर नौकरशाही का वर्चस्व नहीं दोहराया जा सकता। ये जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला का उल्लंघन भी है, जो संसदीय लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2023 के आदेश में जवाबदेही की ट्रिपल श्रृंखला को परिभाषित करते हुए कहा था कि सिविल सेवा अधिकारी मंत्रियों के प्रति, मंत्री विधायिका के प्रति और विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है। अब अगर जवाबदेही की कोई भी श्रृंखला टूटी तो लोकतांत्रिक जवाबदेही की पूरी श्रृंखला ही बिखर जाएगी। कोर्ट ने अपने इस फैसले में माना था कि दिल्ली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार है जो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में सेवाओं को दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन
इस विधेयक में ऐसा नहीं है और इसलिए ये जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला का उल्लंघन करते हुए कोर्ट के इस आदेश की भी अवहेलना करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस विधेयक का न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के नौकरशाहों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार के इस कदम से राज्यों में भी ये डर जाएगा कि केंद्र प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। इससे देश की संघवाद प्रवृत्ति को धक्का लगेगा। हालांकि सरकार के पास भी अपने तर्क हैं। जैसे 1989 में दिल्ली पर अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए के बालाकृष्णन समिति ने कहा था कि सेवाओं को दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 239 ए के तहत संसद को दिल्ली के संबंध में किसी भी क्षेत्र के तहत कानून पारित करने की अनुमति है, क्योंकि दिल्ली के संबंध में अप्रत्याशित परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि बालाकृष्णन समिति का गठन दिल्ली के संबंध में 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 ए को शामिल करने से पहले का था, इसलिए कोर्ट ने भी इसे नहीं माना। वहीं विशेष परिस्थितियों में संसद को कानून बनाने की शक्ति देने का उद्देश्य शासन में लचीलेपन को बरकरार रखना था, न कि निर्वाचित सरकार की शक्ति को सीमित करना। सरकार का यह भी तर्क है कि NCCSA सिविल सेवा अधिकारियों को निर्वाचित मंत्रियों के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर लाने का एक प्रयास करता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि इससे पहले दिल्ली के सेवा विभाग पर नियंत्रण अस्पष्ट था। विधेयक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है जो सरकार के सुचारू कामकाज के लिए जरूरी था। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। तो विधेयक को लेकर विवाद का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, इसलिए मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। राजनीति से आगे जाकर दोनों सरकारों को ही मिलकर इस पर विचार करना होगा, तभी कोई राह निकलेगी। वहीं विधेयक के वैसे शब्द जिनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है और जिनके कई अर्थ निकल सकते हैं, उन्हें हटाना होगा, जैसे LG का विवेक। पहले अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक समझ थी, तो ऐसी ही समझ को बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली का ये विवाद जल्द ही 5वीं बार उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला है, तो ऐसे में कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस पर स्थिति साफ हो सकेगी। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 से दिल्ली की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित होगी, परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।